स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये है एस्टोनिशिंग असम, लेकिन ये भी है डेवेस्टेटिंग असम। वर्ष था 2022। अप्रैल के महीने से ही असम में शुरू होते हैं प्री मॉनसून शावर्स। जून आते आते ब्रह्मपुत्रा और उसकी सभी ट्रिब्यूटरीज में इतना पानी हो जाता है कि ये नदियां अपने किनारे तोड़ते हुए शहरों और गांव को डुबा देती हैं। सिलचर, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, हफ्ते भर तक पानी में डूबा रहता है और गुवाहाटी भी जलमग्न हो जाता है। 11 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर होते हैं और 30,000 से 40,000 घर तबाह हो जाते हैं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है असम की। असम भारत का एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक धन से संपन्न राज्य है जो अपनी सुंदरता और विरासत के लिए जाना जाता है। ये स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है और पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट। ब्रह्मपुत्रा और बराक नदियों के किनारे बसा ये राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हार्ट है। असम के लश ग्रीन टी गार्डन्स और डेंस फॉरेस्ट इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ के रिच फ्लोरा एंड फौना का प्रतीक हैं। दोस्तों, ये वही स्टेट है जहाँ भारतवर्ष के सबसे पहले तेल के कुएं मिले। इसके अलावा असम अपनी टी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, लाइमस्टोन और अदर मिनरल्स के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा और बराक जैसी नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज असम को एग्रीकल्चर के लिए रिच एलुवियम प्रदान करती हैं, जहां जूट, राइस, टी इत्यादि उगाए जाते हैं। लेकिन इन्हीं नदियों के कारण ये रीजन फ्रीक्वेंट फ्लडिंग का शिकार भी होता है, जो यहाँ गांव और शहरों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्यों लगभग हर साल असम इतनी डेवेस्टेटिंग फ्लड्स झेलता है? इसके पीछे एक ऐसा रीजन है जो सबकी आंखों के सामने तो है, लेकिन इस रीजन को हमेशा ओवरलुक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस रीजन को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। टारगेट करते हैं इस वीडियो पे एटलीस्ट 5000 लाइक्स के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी GS2, GS3 और एसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों, इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा। कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुट कर लगना पड़ेगा। देखिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले। और दोस्तों, इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है। और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Life का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। असम हर साल इंटेंस मॉनसून बारिश फेस करता है जो असम को पानी पानी कर देती है। असम की एनुअल एवरेज रेनफॉल अप्रोक्सीमेटली 2800 मिलीमीटर्स है। ये हैवी रेनफॉल रिवर्स को ओवरवेल्म करके उन्हें अपने बैंक्स ब्रीच करने पर मजबूर कर देती है और वास्ट एरियाज को इनंडेट कर देती है। लेकिन दोस्तों, इससे ज्यादा बारिश तो केरला में भी होती है, लेकिन वहां फ्लड्स असम जितनी फ्रीक्वेंट नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, असम जहां नॉर्थ में हिमालयाज, साउथ में गारो खासी जयंतिया हिल्स और ईस्ट में पूर्वांचल हिल से बाउंडेड है और ब्रह्मपुत्रा रिवर इस स्टेट के बीचों बीच से गुजरती है, जिसे तिब्बत में यार्लुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग या फिर दिहांग और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी अपनी ट्रिब्यूटरीज के जाल से घिरी हुई है। दिबांग, लोहित, नाव दिहिंग ट्रिब्यूटरीज अरुणाचल प्रदेश से आती हैं। वहीं बूढ़ी दिहिंग, दिसांग, दिखो, झांझी, धनसिरी, सुबानसिरी, रंगा नदी और कंबल बाड़ी नदियां ब्रह्मपुत्रा की और दूसरी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा वेस्टर्न साइड पर मानस, बेकी, चंपामती, संकोश और तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। तो दोस्तों, इस नदियों के जाल को देखकर
आप भी मेन पॉइंट मिस कर गए ना। देखिए, मेघालय और हिमालयाज के फुटहिल्स दुनिया के वो रीजन्स हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक और अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर में 3000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। वहीं शिलोंग इंडिया की वेटेस्ट स्टेट कैपिटल तो है ही, और इन दोनों ही हाई रेनफॉल रीजन्स के बीचों बीच लोकेटेड है असम, और इसीलिए असम इन दोनों हाई रेनफॉल रीजन्स के रन ऑफ को ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज द्वारा प्राप्त करता है। और इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्रा में ग्लेशियल वाटर असम वैली का रेन वाटर भी होता है, और मेघालयन प्लेटो और हिमालयस के बीचों बीच होने की वजह से ही ब्रह्मपुत्रा में हमें इतनी फ्रीक्वेंट फ्लडिंग देखने को मिलती है। और इस ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग को और तूल देती है यहाँ की सॉफ्ट एलुवियल सॉइल, जो ब्रह्मपुत्रा की रेंटलेस फ्लो की वजह से इरोजन का शिकार होती है। 1950 से अभी तक 4.27 लाख हेक्टेयर्स लैंड इरोड हो चुकी है, जिसका रिजल्ट है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर की विड्थ 15 किलोमीटर तक बढ़ गई है। ये इरोजन ना सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड को खत्म करता है, बल्कि ह्यूमन सेटलमेंट को भी रिस्क में डाल रहा है। और ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज को एग्रेसिव इरोजन हमें दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड मजोली के अराउंड देखने को मिलते हैं। कभी 1250 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये आइलैंड आज लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर में सिमट गया है। ब्रह्मपुत्रा के माइटी फ्लो और उसकी ट्रिब्यूटरीज के कारण मजौली के किनारे लगातार इरोड होते जा रहे हैं। ये इरोजन सिर्फ लैंड को नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों के घर, खेती और उनकी जिंदगी को भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हर साल मजौली के लोग अपनी मिट्टी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्रा के आगे उनकी कोशिश विफल है। तो दोस्तों, अगर ये काफी ना था तो हम लोग इन नेचुरल रीजंस को अपनी करतूतों के कारण और इंटेंस करते जा रहे हैं। असम के हिल्स और फॉरेस्ट को कट करके डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने सॉइल को डिस्टेबलाइज कर दिया है, जिसे लैंडस्लाइड्स और सेडिमेंटेशन एक बड़ी समस्या बन चुकी हैं, जो अल्टीमेटली फ्लड्स को सीवियर बनाती हैं। हिल कटिंग एक्टिविटीज ने वाटर रन ऑफ को बढ़ा दिया है, जिससे पानी जल्दी से रिवर में एंटर करता है और फ्लड्स को इंटेंस बनाता है। डैम से अनरेगुलेटेड वाटर रिलीज भी फ्लड्स का एक मेजर कॉज है। जब अपस्ट्रीम एरियाज में हैवी रेनफॉल होती है तो डैम से पानी रिलीज करके डाउनस्ट्रीम एरियाज को फ्लड कर दिया जाता है। ये सडन वाटर रिलीज काफी डेंजरस होता है और फ्लड्स को और भी सीवियर बना देता है। फॉर एग्जांपल, भूटान की किरुची डैम से पानी रिलीज होने के कारण 2023 में असम के बाक्सा और बारपेटा डिस्ट्रिक्ट्स में सीवियर फ्लडिंग देखने को मिली। ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश के रोंगा नदी डैम और भूटान की दूसरी डैम से भी पानी छोड़ने के कारण असम में अनेक डिस्ट्रिक्ट्स में बार बार फ्लड्स आती हैं। और इस एक्सेस पानी को मैनेज करने के लिए डाउनस्ट्रीम में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स भी नहीं हैं। गुवाहाटी जैसे शहर के ड्रेनेज सिस्टम्स पुराने और पुअरली मेंटेन्ड हैं, जिससे वाटर लॉकिंग और फ्लड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुवाहाटी के मार्शेस और नेचुरल वाटर चैनल्स को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने डैमेज कर दिया है, जिससे फ्लड वाटर को ड्रेन करना मुश्किल हो गया है। और आज इन फ्लड प्लेन्स में इलीगल इमिग्रेंट्स द्वारा एनक्रोचमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। और तो और आज क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हेवी रेनफॉल और फ्लैश फ्लड्स फ्रीक्वेंट हो गए हैं। ये एनवायरमेंटल चेंजेस फ्लड्स को और भी अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं। रिसेंट स्टडीज ने ये दर्शाया है कि क्लाइमेट चेंज से मॉनसून पैटर्न्स भी शिफ्ट हो रहे हैं, जो असम के लिए एक मेजर कंसर्न बन गए हैं। और इन्हीं फ्रीक्वेंट फ्लड का इफेक्ट हमें यहाँ के कल्चर पर भी देखने को मिलता है। मिशिंग कम्युनिटी के ट्रेडिशनल हाउसेज चैंगघर इसकी एक मिसाल है। ये घर बैम्बू स्टिल्ट्स पर बने होते हैं, जो जमीन के ऊपर उठे होते हैं ताकि बाढ़ के पानी से सुरक्षित रहा जा सके। यहाँ के गांवों में आपको रेज्ड शेल्टर्स और हैंड पंप्स के साथ रैंप्स भी देखने को मिलती हैं, ताकि बाढ़ के समय भी एसेंशियल फैसिलिटीज एक्सेसिबल रहें। कृषि क्षेत्र में भी लोग अपने प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल खरीफ पैडी की जगह फ्लड रेसिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज को उगाना शुरू किया है। शुगर केन और मस्टर्ड जैसे ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स भी अपनाए गए हैं, जो वाटर लॉक्ड कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा गांव के लोग अपने घर के पास बोट्स रखते हैं, ताकि बाढ़ के दौरान मोबिलिटी बनी रहे और वो सेफली इस रीजन से निकल सके। तो दोस्तों, क्या आज हम इन फ्लड्स को रोक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस फ्लडिंग हजार्ड को हम डिजास्टर में तब्दील होने से जरूर रोक सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले डैम्स और रिजर्वॉयर्स का वाटर रिलीज वेल रेगुलेटेड होना चाहिए, ताकि डाउनस्ट्रीम एरियाज में सडन फ्लड्स ना हो। एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करने चाहिए, जो वाटर लेवल्स और रेनफॉल को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकें। रिमोट सेंसिंग और IoT बेस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आज इस मकसद के लिए यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। रोड्स,
ब्रिजेस और बिल्डिंग्स को ऐसे डिजाइन करना होगा जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को विथस्टैंड कर सके। फ्लड रेजिस्टेंट मटेरियल और डिजाइन को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इनकलकेट करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एडवांस्ड वेदर मॉनिटरिंग और फ्लड वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल भी करना होगा सो दैट अर्ली वार्निंग सिस्टम से टाइमली अलर्ट्स लोगों को मिल सकें और इवैक्यूएशन और सेफ्टी मेजर्स टाइम पर लिए जा सकें। और इसी के साथ ऑटोमेटेड सायरन सिस्टम्स और मोबाइल बेस्ड अलर्ट सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने होंगे। अर्बन एरियाज में सस्टेनेबल प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा। वेटलैंड्स और नेचुरल वाटर बॉडीज को कंजर्व करने की जरूरत है। ग्रीन बेल्ट्स और बफर जोन्स डेवलप करने होंगे सो दैट ये एक्सेस वाटर सोखा जा सके। और इनके साथ साथ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने होंगे जिससे लोग फ्लड्स के वक्त सेफ्टी मेजर्स को समझ सकें और इंप्लीमेंट कर सकें। लोकल कम्युनिटीज को फ्लड मैनेजमेंट ट्रेनिंग देना और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स प्रिपेयर करना जरूरी है। आज असम के गांव में विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज भी बनाई जा रही हैं जो इमरजेंसी रिस्पांस और सेफ्टी मेजर्स को कोऑर्डिनेट करती हैं। ये कमिटीज कम्युनिटी को बाढ़ के लिए प्रिपेयर करती है, ड्रिल्स कंडक्ट करती है और फ्लड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करती है, जो सही दिशा में एक अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि असम के लोगों को इन फ्रीक्वेंट फ्लड से छुटकारा मिले तो हमें कुछ और जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। डैम्स और रिजर्वायर्स का वाटर रिलीज रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना होगा और मॉडर्न फ्लड वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा। साथ ही कम्युनिटी अवेयरनेस और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को भी बढ़ावा देना होगा। हेंस ये सभी समझना होगा कि फ्लडिंग जैसे नेचुरल डिजास्टर को रोकना नामुमकिन है, लेकिन इस हजार्ड को डिजास्टर में बदलने से रोका जा सकता है। असम के लोगों की ये हिम्मत और इंजेन्युइटी हमें प्रेरणा देती है कि हम सभी अपनी मुसीबत से लड़ें और जीत हमारी हो। बाढ़ से उभरने का हुनर असम के लोगों ने पाया है, हर मुश्किल को पार करके अपना फर्ज निभाया है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।